नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास होगी आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हाँ, जल्दी से आप सब लोग एक बार इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फिर हम अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला विकल्प आपके सामने है दोस्तों, क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, पंडित नेकीराम शर्मा, दूसरा है सर छोटू राम, तीसरा है श्री रणबीर सिंह हुड्डा और चौथा है आपका श्री शेर सिंह। बताएं जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ देखते हैं, सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका होगा श्री रणबीर सिंह हुड्डा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो श्री रणबीर सिंह हुड्डा दोस्तों संविधान सभा के निर्माण के लिए, अगर बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा के अगर बात करते हैं दोस्तों निर्माण के लिए 9 दिसंबर, कब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, कब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, कब प्रथम बैठक आयोजित की जाती है, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा के अगर कह सकते हैं निमात्री संस्था थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अपनी कॉपी में इसको जरूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, और डी नंबर इनमें से सभी। तो बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत, तो ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है, ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। पहली बात तो आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत दोस्तों शासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत दोस्तों शासन की क्या है, शासन की सबसे छोटी इकाई है, शासन की सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ आपको पता है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है,
सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों बता दें आपको कि इसके कार्य क्या है, या ग्राम स्तर पर कार्य करता है या किस स्तर पर कार्य करता है दोस्तों? तो यह ग्राम स्तर पर, किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम स्तर पर दोस्तों क्या होता है, कार्य करता है, ग्राम स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करते हैं इसके कार्य, तो देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। पहली बात तो जल संसाधनों का रख रखाव करना। किसका रख रखाव करना दोस्तों? ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? जल संसाधनों का रख रखाव करना, लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना दोस्तों। और अगर बात करते हैं तो ग्राम स्तर पर प्राथमिक जो स्कूल होते हैं दोस्तों ग्राम स्तर पर, उनका निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? प्राथमिक स्कूल, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं दोस्तों ग्राम स्तर पर, उनका क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों का दोस्तों क्या करना? स्कूलों का निर्माण करना। ये दोस्तों किसका कार्य है? निर्माण करना। ये दोस्तों किसका कार्य है? ग्राम पंचायतों का कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आप सभी लोग अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी नंबर पुरुषों का सर्वांगीण विकास, और सी नंबर महिला सशक्तिकरण, और डी नंबर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताएं जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बताएं भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट करें। अगर बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा जो आपका भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को जो मूल कर्तव्य अधिकार प्रदान करना दोस्तों, यानी कि उनको मूल अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, ये अधिकार प्रदान किए गए हैं जैसा कि आप सभी को पता है। और दोस्तों उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो। और दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 132 तक, नहीं 132 तक नहीं दोस्तों, कहाँ से? 12 से लेकर आर्टिकल कितना दोस्तों? आर्टिकल 12 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 32 तक। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर दोस्तों, क्या? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और आपका बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर मोहम्मद इकबाल, डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें, दोस्तों। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए दोस्तों कि सर आप नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों आपका नाम होता ही रहेगा। ठीक है, बस आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देते रहें। ठीक है, काम करिए आप, नाम तो अपने आप होता रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत में स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में, कब? 1905 में दोस्तों यह गीत एकता का प्रतीक बन गया। कौन सा गीत दोस्तों? राष्ट्रगीत आपका। ठीक है, इसको किसने लिखा? अभी मैंने आपको बताया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। और इसको 22 मार्च, कब दोस्तों? तो 22 मार्च 1957, कब दोस्तों? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया दोस्तों?
तो कब स्वीकार किया गया, कब किया गया दोस्तों? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, और यह गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को? हाँ, क्लियर हो चुका दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों को उत्तर ज़रूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका, हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है? हाँ, कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा है। ठीक है, जो राज्यसभा है दोस्तों यह भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, और दोस्तों इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं दोस्तों। और दोस्तों 238 सदस्य, जो 238 सदस्य हैं दोस्तों, वे उन सदस्यों का क्या होता है? इन 238 सदस्यों का क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है। 238 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, और दोस्तों ये, हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ए नंबर आपका उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। ठीक है, हाँ, कमेंट करके जो मैंने भी आपको प्रश्न पूछा है दोस्तों उसका आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों? जर्मनी से, कि यूनाइटेड किंगडम से, कि यूएसए से, कि यूएसएसआर? बताएं जल्दी से। यूएसएसआर बताएं जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। हाँ, बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका डी नंबर विकल्प। हाँ देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कुछ लोगों का तो आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से या दोस्तों
सोवियत संघ, ठीक है, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, ठीक है, यानी कि USSR से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे कहाँ रखा गया है, तो इसे संविधान के भाग, किस भाग में दोस्तों, इसे संविधान के किस भाग में, तो इसे दोस्तों संविधान के किस भाग में दोस्तों, इसे संविधान के भाग किस भाग में दोस्तों, हाँ कमेंट करके छाप दीजिए, कमेंट करके आप सभी लोग छाप दीजिए। इसे संविधान के भाग 4 का, इसे संविधान के भाग 4 के क में दोस्तों, 4 के क में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51, किसमें दोस्तों, आर्टिकल 51 का के तहत रखा गया है, ठीक है दोस्तों, 51 का के तहत रखा गया है, ठीक है। भाग 4 का में आर्टिकल 51 का के तहत रखा गया है। और दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है उनके नाम जल्दी से कमेंट करके बताएं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, और उनके नाम जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। कौन कौन से हैं मौलिक कर्तव्य, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग छाप दीजिए दोस्तों, ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, तो वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वह मैंने बता ही दिया, USSR, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, कि 21 मई 1950 को, कि 13 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, 1949 है। हाँ जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, हाँ क्या होगा, बिल्कुल सही, कुछ लोग बता रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। और दोस्तों इसे कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को कब अपनाया गया दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। और दोस्तों यह सर्वप्रथम, यह जो आपका राष्ट्रीय गान है दोस्तों, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, कब दोस्तों, 27 दिसंबर 1911, कब, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, कब दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, कहाँ दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन उस समय हाँ में गाया गया, ठीक है। 11 दिसंबर 1900 यानी कि 27 दिसंबर आपका 1911 को दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है दोस्तों। और इसके गाने की जो अवधि है वह कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताएं।
जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताएं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है और वे लोग कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पॉइंट दिया गया है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। ठीक है, इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया और इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। ठीक है, और संपूर्ण गान की जो समय अवधि होती है वह दोस्तों कितना आपका 52 सेकंड की होती है। तो जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से नोट करें आप सब लोग। नोट कर लिए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट कर लिया तो हाँ बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? बताएं जल्दी से। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, कि क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, कि आपका माउंटेन बेटन की संस्तुति पर, कि इनमें से किसी भी संस्तुति पर नहीं? जल्दी से कमेंट करके सुपर फास्ट आंसर दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आप सभी लोग अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है और भी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग क्लास में बने दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ दोस्तों? तो किसकी? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। किसकी संस्तुति पर दोस्तों? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। चलिए दोस्तों, हाँ अगर बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों ध्यान से समझेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया और इस मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई दोस्तों कब? तो जुलाई कब दोस्तों? तो जुलाई आपका, हाँ जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का तो आंसर मैंने आपको बता दिया, क्या होगा आपका? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? बताएं, 14 नवंबर 1949 को, कि 24 नवंबर 1949 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 27 नवंबर 1949 को? जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट
करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले तो बड़ी नहीं होगी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर दोस्तों, तेरी हार तेरी हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें, जिससे कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा कब, तो 26 नवंबर। कब दोस्तों, 26 नवंबर आपका, कब दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस समय संविधान में दोस्तों कितने सदस्य थे, तो इस समय दोस्तों संविधान में 284, कितने सदस्य दोस्तों, 284 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, तो 284 सदस्य थे। ठीक है, इसमें दोस्तों संविधान में कब, 26 नवंबर 1949 को, जब भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें। जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है दोस्तों, वो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं, संविधान सभा की समितियाँ और उधर अध्यक्ष दोस्तों, बताएं जल्दी से। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इधर दिया गया है आपका, प्रारूप समिति इधर BR अम्बेडकर दिया गया है, और संघ शक्ति समिति इधर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। और अगला क्या है दोस्तों, डी नंबर संघ संविधान समिति JB कृपलानी। तो बताएं दोस्तों कौन सा आपका सही है। डी नंबर आप विकल्प देख लें, और इधर आपका 1, 2 यानी कि A, B, C दिया गया विकल्प। तो जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सही नहीं है विकल्प सही नहीं है दोस्तों। आप सभी को पता है कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और दोस्तों प्रारूप समिति के, तो प्रारूप की समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, BR अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका तीनों सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, यही आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, आपको सभी को पता है कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष व दोस्तों संघ शक्ति समिति के दोनों अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा, JB कृपलानी जी नहीं थे। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से। जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को पता है, बिल्कुल सही। ठीक है,
दोस्तों भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो ये दोस्तों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए कुछ भारतीय संविधान के स्रोत तथा देशों के नाम आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया, तब आप क्या बताएंगे? जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। जल्दी से कमेंट करें। भारतीय संविधान के स्रोत अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो कौन सा देश है दोस्तों? हाँ, कौन सा देश दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि न्यायिक, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया। तो यह दोस्तों कहाँ से लिया गया? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया, यानी कि USA से लिया गया। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, हाँ जल्दी से नोट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली, तो यह दोस्तों कहाँ से लिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। शासन प्रणाली या कहाँ से लिया गया? जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली या कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह दोस्तों कहाँ से लिया गया? आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सब लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक मैं लिख दे रहा हूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत या कहाँ से लिया गया, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? या कहाँ से लिया गया? तो यह दोस्तों कहाँ से लिया गया? यह दोस्तों कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए आपातकाल कहाँ से लिया गया, तब आप क्या बताएंगे? जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें। जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सुपर फास्ट। आपातकाल और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों का आंसर कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। इन दोनों को आंसर कमेंट करके छाप दीजिए। ठीक है, जल्दी कमेंट करके आप सब लोग छापिए दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया और आपातकाल कहाँ से लिया गया। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। जल्दी से सुपर फास्ट आंसर आप सभी लोगों को आना चाहिए। जल्दी से सुपर फास्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं आपातकाल, तो यह दोस्तों जर्मनी से। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, कहाँ से दोस्तों? तो जर्मनी से। अब वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य, तो यह दोस्तों कहाँ से? जर्मनी से। आपातकाल आपका। वहीं अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो यह दोस्तों रूस से। कहाँ से? रूस से लिया गया। ठीक है, तो जल्दी से थंबनेल करें, जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो चुका होगा दोस्तों आपका क्या होगा, मैंने आपको बता भी दिया। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ, क्या होगा दोस्तों? आयरलैंड होगा। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, ए व बी दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। तो जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12, 11वीं अनुसूची का संबंध है
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। दोस्तों अगर बात करते हैं 11वीं सूची, तो इसको पहले आप सभी लोग समझिएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन, 73वें हैं संविधान संशोधन, यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा आपका 11वीं सूची, कौन सी सूची दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? तो आप क्या बता सकते हैं? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों, इस अनुसूची का जो संबंध है वह ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के हाँ अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, किससे संबंधित है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। और इसमें दोस्तों पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए, इसमें दोस्तों जो आपका है 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दोस्तों? तो कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय दोस्तों? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? वह दोस्तों आपका वह क्या हो जाएगा? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित यानी कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? फिर से समझिएगा दोस्तों आप सभी लोग क्वेश्चन को। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? अनुसूची 5 में, कि अनुसूची 9 में, कि अनुसूची 11 में, कि अनुसूची 12 में? जल्दी से सुपरफास्ट आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सुपरफास्ट आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। हाँ जल्दी से आप सभी लोग सुपरफास्ट कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। दोस्तों वर्ष अगर बात करते हैं वर्ष 1993, कब दोस्तों? तो वर्ष 1993 में, कब दोस्तों? वर्ष 1993 में 74वां, कब दोस्तों? तो 74 में संविधान संशोधन, कब दोस्तों? संविधान संशोधन के द्वारा नोट करते हुए चलें दोस्तों अपनी कॉपी में, के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और दोस्तों इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन, ठीक है दोस्तों, इसमें समझिएगा, इसमें दोस्तों शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दोस्तों? तो 18 विषय। कितने विषय दोस्तों? 18 विषय प्रदान किए गए। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दोस्तों? 18 विषय प्रदान किए गए। किसमें दोस्तों? 12वीं अनुसूची में, ठीक है, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया दोस्तों? तो वर्ष 1993 में। कौन सा संशोधन? संविधान संशोधन दोस्तों। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, और इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दोस्तों? तो 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा आपका? कौन सी अनुसूची मैंने बताया था? 12वीं अनुसूची बताया,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दिए गए सूचनाओं के आधार पर कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 14 इधर प्रावधान दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 17 समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 अस्पृश्यता का अंत। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का जो आंसर क्या हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका। देखिए, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 14, तो दोस्तों अनुच्छेद 14 इसका जो संबंध हुआ दोस्तों समताधिकार से है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 17, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका संबंध अस्पृश्यता का अंत से है, ठीक है, यानी कि। और उसके बाद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, तो इसका आप सभी को पता है दोस्तों कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो आप सभी को पता है दोस्तों यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद दोस्तों आपका क्या 3, उसके बाद देखें 2 के बाद 3 नहीं दोस्तों, आपका चौथा में है, ठीक है, 2 4, फिर उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद 1, मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1, यह किस में है दोस्तों, तो वह आपका पहले में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के यानी कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके, ठीक है। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24। बताएं दोस्तों, बताएं आप सब लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सब लोग बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। और भी लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, वह आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो 21 के का में है, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन में द्वारा दोस्तों, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के का जोड़कर यानी कि जोड़ा गया दोस्तों, और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया,
ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 19 की दोस्तों, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताएं। और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 20 में, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई है। और अनुच्छेद 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु वाले, अनुच्छेद 24 के अनुसार दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों तथा जो आपका खदान होता है दोस्तों, कारखाने हो गया, अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसके अनुसार दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को, कारखाने हो गया दोस्तों, खदानें हो गया, इन सब में क्या किया जाए, किसी बच्चे को जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 124। बताएं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों यह किस में उल्लेखित है? यह दोस्तों आपका किस में उल्लेखित है? यह आपका अनुच्छेद 32 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 32। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके पेपर में आपके पेपर की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके पेपर में इसकी छपने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? बताएं आप सभी लोग, सुपर फास्ट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से बताएं आप सब लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सब लोग जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 29 में, कि अनुच्छेद 40 में, कि अनुच्छेद 41 में, कि अनुच्छेद 42 में? बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सब लोग जल्दी से कमेंट करके इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों अगर बात करते हैं पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो यह दोस्तों किस में उल्लेख किया गया? हाँ, किस में दोस्तों? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 40 में दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों अगर बात करते हैं आर्टिकल आपका 39, तो दोस्तों आर्टिकल 39 में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 39 में। और आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन। और अगर बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल आपका यानी कि अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में कम यानी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 41 में। और अनुच्छेद 42 में दोस्तों तो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का यानी कि सहायता उपलब्ध होना। ठीक है दोस्तों, यह किसमें? तो यह अनुच्छेद 42 में। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आपका अनुच्छेद 40 यानी कि बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। जल्दी से सुपरफास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, जल्दी से सुपरफास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में, तो नोट करते हुए आप सभी लोग चलें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में आर्टिकल 51, कौन सा आर्टिकल दोस्तों? 51 क के तहत नोट करते हुए चलें आप सब लोग, के तहत यानी कि के तहत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, रखा गया है, जल्दी से नोट करें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। रखा गया है। इसकी संख्या दोस्तों, इसकी संख्या कितनी होती है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में आर्टिकल 51 के तहत रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और इसकी संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी संख्या 11 होती है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, यह किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। जल्दी से सुपरफास्ट आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, भारतीय संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य, यह दोस्तों यह जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, यह जो मूल कर्तव्य है यह किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया दोस्तों? तो यह जो मूल कर्तव्य है यह दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कौन सी समिति दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 73वें संविधान संशोधन कि आपका 74वें कि 86वें कि आपका 92वें? जल्दी से सुपरफास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम आपका 1994 के किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? जल्दी से कमेंट करें। तो यह दोस्तों किस संविधान संशोधन? तो यह दोस्तों आपका 74 में। ठीक है, मतलब 74वें आपका 74वें संविधान संशोधन के बाद दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 के नाम से दोस्तों एक नया कानून बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन या कानून अधिनियम 1994 के नाम से एक नया कानून बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? जल्दी से सुपरफास्ट कमेंट करें,
अनुच्छेद 148 कि अनुच्छेद 151 कि अनुच्छेद आपका 213 कि इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के नियुक्त दोस्तों, इनकी जो नियुक्त है वह दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद, तो संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 148 दोस्तों। कौन से आर्टिकल 148 के तहत, कौन से आर्टिकल दोस्तों, तो आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों या तो संविधान के आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। अब दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए। देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट्स किसका आता है, ठीक है, सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है, ठीक है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। इनकी जो नियुक्त है दोस्तों वह कौन करता है, तो इनकी नियुक्त दोस्तों कौन करता है, तो इनकी नियुक्त दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए, ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, अभी आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने हैं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चनों को देखा, और दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आप सभी लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते ही हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताने का प्रयास किया करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों के लिए चलते चलते एक मोटिवेशनल कोड है दोस्तों, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा दोस्तों, जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यह क्लास कैसी लगी आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें।
ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछ लेते हैं कि आप सभी लोग बताएं कि जर्मनी की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं कि जर्मनी की राजधानी क्या है। जल्दी से बताएं आप सब लोग, जर्मनी की राजधानी। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, जल्दी से बताएं कि जर्मनी की राजधानी क्या है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। जल्दी से आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है। कुछ लोगों का आंसर गलत है, ठीक है, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, घबराएं नहीं आप सभी लोग दोस्तों, बस आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है दोस्तों? बर्लिन। क्या है दोस्तों? बर्लिन। ठीक है, क्या है? बर्लिन। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर, लाइव चैट में तो करेंगे दोस्तों, नीचे भी जो नीचे आपका कमेंट का ऑप्शन दिया गया उसमें इसका आंसर ज़रूर आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, नीचे जो आपका कमेंट का ऑप्शन दिया गया उसमें ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताने का आप सब लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला आपको बताना है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यह बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें, जिससे कि आपको, हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। इसको आप सब लोग नीचे जो आपका लाइव चैट में तो कमेंट कर भी रहे हैं दोस्तों, नीचे एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया उसमें ज़रूर कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।